आप सबों को मेरा प्रणाम। हम लोग आज अकाउंटेंसी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है, हम लोग बहुत शॉर्ट में उसको कहते हैं एनपीओ, और अगर उसको बहुत ढंग से बोला जाए तो अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। ठीक है, ये आपके 12th क्लास का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और यही चैप्टर बीकॉम सेमेस्टर 1 में भी है। तो ये जो आज का लेक्चर है हमारा, ये 12th क्लास के स्टूडेंट्स को तो के लिए तो है ही, साथ साथ जो बीकॉम सेमेस्टर 1 में हैं स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए भी है। दोनों के लिए सेम है ना। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, काफ़ी स्कोरिंग भी है और आगे आपको ये चैप्टर हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। और एकदम शुरू से अंत तक आप मेरे बात को सुनिए, समझिए। कुछ 2-4 क्लास आपको हम सिर्फ थ्योरी पे बात करेंगे इसका, और तब जाकर ये चैप्टर पे आपको पकड़ बनेगा, है ना। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें। तो कोई भी चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये मेरा अपना तरीका है। हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमको इस चैप्टर में क्या देगा, और फिर उसके बेसिस पे हम लोगों को क्या काम करना है। कोई भी स्टूडेंट अगर ये जान जाए कि मतलब कोई भी चैप्टर में जैसे जब आप इन किए, तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास कीजिए कि आपको उस चैप्टर में क्या देगा, और फिर उन दिए हुए इंफॉर्मेशंस के आधार पे आप लोगों को क्या काम करना है, व्हाट वी हैव टू डू इन दिस चैप्टर। एक स्टूडेंट बन के हम सोच रहे हैं ना, अपने आप से सवाल कीजिए कि हम कोई चैप्टर जब हम शुरू कर रहे हैं, जैसे कि एनपीओ शुरू किए, तो एनपीओ में हमको क्या देगा, पहले अपने आप से सवाल किए। और फिर एनपीओ चैप्टर में हमको करना क्या है। मतलब इससे ना एक दायरा आपका बन जाएगा, आपको दिखेगा कि हाँ ये चैप्टर में ये देगा और ये काम करना है। तो इस चैप्टर में ना आप लोग ध्यान से देखिए, बढ़िया से एकदम लेक्चर को सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है। ये चैप्टर जो है ना थोड़ा मजेदार है, और इसमें एकदम सटीक कहना कि यही देगा और यही काम करना है, ये बहुत मुश्किल है। देखिए कितने वैरायटी का क्वेश्चन हो सकता है। टाइप 1 हमने लिया है, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देगा और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस देगा, जिसको कि आप एडजस्टमेंट्स कहते हैं। जब रिसीट पेमेंट और एडिशनल इंफॉर्मेशंस दे दे, तो आप समझ लीजिए ना कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट इस चैप्टर में हमेशा दो बनेगा, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगा। फिर से कह रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन में रिसीट पेमेंट अकाउंट दे दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशंस दे दिया, तो आप ऐसा समझ लेना कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। ये हो गया टाइप 1। आइए टाइप 2 की ओर चले। टाइप 2 में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे देता है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस देता है। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे दे, एडिशनल इंफॉर्मेशंस दे दे, तो आप समझ लीजिए ना कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट में फिर कह रहे हैं कि दो बनेगा, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। ठीक है। टाइप 3 आइए। टाइप 3 में आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट भी दे देता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी दे देता है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देगा। तो रिसीट पेमेंट भी दिए हुए हैं, इनकम एक्सपेंडिचर भी दिए हुए हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिए हुए हैं। तो आपको ना सिर्फ बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, जो कि दो बनेगा, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। ठीक है। टाइप 4 में आइए। टाइप 4 में कभी कभी रिसीट पेमेंट अकाउंट दे देता है, ओपनिंग बैलेंस शीट भी दे देगा और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। तो आप समझ लीजिए कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट एक ही बनेगा, जो कि चूंकि ओपनिंग दिए हुए है ना, तो सिर्फ बनेगा कौन सा, क्लोजिंग वाला। आइए टाइप 5 की ओर चले। टाइप 5 में देखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दे देगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। तो आप समझ लीजिए ना, ज्यादातर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस वाले में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को कहता है और बैलेंस शीट बनेगा दो, ओपनिंग और क्लोजिंग। और टाइप 6 ईटीसी हम रखे हैं। ये हम कहे ना कि ये कहना बड़ा ही मुश्किल है इस चैप्टर में कि क्या देगा और क्या काम करना है। लेकिन जो हमारा 12 और सेमेस्टर 1 का जो बीकॉम सेमेस्टर 1 का सिलेबस है, ये 5 में कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। फिर से समझिए, पहला क्या था, टाइप 1 में रिसीट पेमेंट दे दिया,
एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया तो आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। टाइप 2 में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दे दिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया तो आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट दो दो बनेगा, है ना। टाइप 3 में देखिए रिसीट पेमेंट भी दिए हुए हैं और इनकम एक्सपेंडिचर भी दिए हुए हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको बैलेंस शीट बनेगा, दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग। टाइप 4 में रिसीट पेमेंट दिया, ओपनिंग बैलेंस शीट दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशंस दिया, तो आप समझ लीजिए कि रिसीट पेमेंट दे दिया तो इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा और बैलेंस शीट बनेगा। चूंकि ओपनिंग दिए हुए इसलिए सिर्फ क्लोजिंग बनेगा। और टाइप 5 में क्या दिए हुए, ट्रायल बैलेंस, और ये ना बिल्कुल फाइनल अकाउंट के जैसा लगेगा, मजा आएगा बनाने में। ट्रायल बैलेंस दिए हुए हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। टाइप 6 हो सकता है लेकिन फिलहाल आप लोगों के लिए अभी फिलहाल नहीं है। तो इस पेज में अभी तक हम लोग जाने कि हमको क्या चीज देगा और हमको दिए हुए इंफॉर्मेशन के आधार पे क्या काम करना है। उम्मीद है कि यहाँ तक हमको आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। एकदम जरा सा भी इधर उधर नहीं होइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक देखिए क्या देगा और क्या काम करना है, आइए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे, जो चैप्टर का नाम है अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये है क्या चीज, इसका मीनिंग जाने। कोई कह दे कि ये जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, किसको कहेंगे, इससे आप क्या समझते हैं, हमसे सवाल पूछेगा लोग कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑर्गेनाइजेशंस, संगठन है, विच आर सेटअप फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जिसका कि सेटअप होता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है, जिसको हम लोग बनाते हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, समाज के कल्याण के लिए, और फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन द सोसाइटी, या फिर सोसाइटी में आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देने के लिए। फिर से कह रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कि हम लोग सेटअप करते हैं, क्यों बनाते हैं, क्यों एस्टेब्लिश करते हैं, तो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, समाज के कल्याण के लिए, या फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन द सोसाइटी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। दीज आर यूजुअली सेटअप एज अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ज्यादातर नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होता है, तो दीज आर यूजुअली सेटअप, सामान्य तौर पर, आम तौर पे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के तौर पर सेटअप होता है, विथ द सर्विस मोटिव, सेवा के भावना से, समाज को सर्विस प्रोवाइड करने की भावना से। ठीक है, द ट्रस्टीज मैनेज दीज ऑर्गेनाइजेशंस, ध्यान दीजिएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्टीज होते हैं वही मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। और आगे आगे देखिए, आगे आपका है, एक मिनट, हाँ, द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इलेक्ट द ट्रस्टी, ये ट्रस्टी को सेलेक्ट कौन करेंगे, चुनेंगे कौन, तो मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं वही चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं ट्रस्टी को। दी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस रेज फंड्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फंड कहाँ से रेज करेंगे, कहाँ से इकट्ठा करेंगे, कहाँ से लाएंगे, तो मेंबर्स से, एज वेल एज फ्रॉम द जनरल पब्लिक फॉर मीटिंग देयर ऑब्जेक्टिव्स, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए फंड की आवश्यकता तो होगी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक उद्देश्य है, तो जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो फंड चाहिए, तो फंड कहाँ से आएगा, मेंबर से और फ्रॉम जनरल पब्लिक, हो सकता है कि आम जनता भी पब्लिक दे। तो क्लियर है यहाँ तक। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन सर्विस मोटिव से बनाया जाता है और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के तौर पर होता है, और इनका मकसद क्या होता है, सर्विस। ये ट्रस्टी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, ट्रस्टी को कौन सिलेक्ट करता है, तो मेंबर्स ही सिलेक्ट करते हैं, और फंड कहाँ से लाते हैं, तो मेंबर से और आम जनता से, जिससे कि वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। और छोटा सा देखिए, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं आर आल्सो नोन एज
नॉन बिजनेस एंटिटी, इसका दूसरा नाम है नॉन बिजनेस एंटिटी, या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, कई नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात हमको लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आइए हमसे कोई पूछे कि इसकी कुछ विशेषताओं को बताएं। नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे या आपका जब वाइवा होगा पूछ दे कि प्रॉफिट में ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसकी कुछ विशेषताओं को बताएं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएं। तो आइए हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझें। तो सबसे पहला देखिए कितना आसान है, सर्विस मोटिव, सेवा की भावना से एस्टेब्लिशमेंट होता है। These organizations have a motive to provide service to its members or a specific group or the general public। ये सर्विस मोटो से एस्टेब्लिश होते हैं, इनका एस्टेब्लिशमेंट होता है। ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं मेंबर्स को, स्पेसिफिक ग्रुप को या जनरल पब्लिक को, ज्यादातर जनरल पब्लिक को। दे प्रोवाइड सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ वेयर मिनिमम प्राइस, या पैसा लेते भी हैं तो बहुत मिनिमम प्राइस पे। जैसे आप धर्मशाला वगैरह बुक करते हैं, याद कीजिए जैसे कि आपके आसपास में जो धर्मशाला है उन लोग बहुत कम में ही अपना बुकिंग ले लेता है ना, बहुत कम नॉमिनल प्राइस में। एज देयर एम इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, क्योंकि उनका एम क्या है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट में ही बुक सर्विस प्रोवाइड करते हैं या बहुत ही कम मिनिमम चार्ज में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दे डू नॉट डिस्क्रिमिनेट among people on the basis of their caste, creed and color। कहता है ना कि कास्ट के आधार पर, फिर आपका मजहब के आधार पर, कलर के आधार पर कोई पब्लिक में मतभेद नहीं किया जाता है कि वो गोरा है, वो काला है, वो इस कास्ट का, वो उस कास्ट का, कोई मतभेद नहीं होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम आर एजुकेशन है, एजुकेशन सर्विस है, फूड है, हेल्थ केयर है, रिक्रिएशन है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, इटीसी है। ये सब ना सर्विसेज के एग्जाम्पल्स हैं। याद कीजिए स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, धर्मशाला है, ये सब क्या है, आपका नॉन प्रॉफिट मेकिंग के ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। ठीक है, तो सर्विस मोटो पहला इसका फीचर हो गया। नंबर 2, मेंबर्स, ध्यान दीजिएगा, मेंबर्स। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म्ड एज चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटीज। आप तो जान ही रहे हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमने जो नाम लिया स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जो भी नाम ले रहे हैं, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आर फॉर्म्ड एज चैरिटेबल ट्रस्ट, ये चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में इनका फॉर्मेशन होता है या सोसाइटीज के तौर पर इनका फॉर्मेशन होता है। द सब्सक्राइबर्स जो होंगे ना टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर मेंबर्स, और इसके जो सब्सक्राइबर्स होंगे वही इसके क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। द सब्सक्राइबर्स टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है इसके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वही इसके क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट। इन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को कौन मैनेज करेगा, कौन चलाएगा, तो द मैनेजिंग कमिटी, ध्यान दीजिएगा, द मैनेजिंग कमिटी या द एग्जीक्यूटिव कमिटी मैनेज दिस ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है इसको कौन मैनेज करेगा, कौन चलाएगा, कौन हैंडल करेगा, तो मैनेजिंग कमिटी या एग्जीक्यूटिव कमिटी, है ना। द मेंबर्स फॉर्म दिस कमिटी, और ये कमिटी जो है, ये कमिटी का फॉर्मेशन कौन करेंगे, तो इसके मेंबर्स ही करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ इनकम, इनके इनकम का सोर्स क्या होगा। The major source of income of not-for-profit organizations are subscriptions, donations, government grants, legacies, income from investments, etc. और भी है। मतलब ये जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आखिर इनका भी तो कुछ सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। ये आखिर फंड कहाँ से रेज करेंगे, तो ये इनके जो इनकम का जो साधन है ना वो क्या है, सब्सक्रिप्शन हुआ एक नंबर में, डोनेशन हो गया, गवर्नमेंट ग्रांट हो गया, लिगेसीज हो गया,
इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो गया। ये जो भी नाम लिए ना, इसके बारे में हम बहुत डिटेल से किसी एक लेक्चर में बात करेंगे। सब्सक्रिप्शन क्या है, डोनेशन क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट क्या है, लीगेसी क्या है, सब बात करेंगे। बस पेशेंस से एक एक लेक्चर को मिस नहीं कीजिएगा, सुनते चलिएगा, है ना। नेक्स्ट, रेपुटेशन। तो नेक्स्ट फीचर इसका रेपुटेशन। दीज ऑर्गेनाइजेशंस अर्न देयर रेपुटेशन या गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द गुड वर्क। अब जो जो मान लीजिए स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, क्लब है, धर्मशाला है, तो इनका जो गुडविल बनेगा, इनका जो रेपुटेशन बनेगा, कैसे बनेगा? खराब काम करके नहीं, गुड वर्क, अच्छा सर्विस दे करके। अच्छा सर्विस देगा तो इसका रेपुटेशन बनेगा, ठीक ना। द गुड वर्क डन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। आम जनता के लिए, आम जनता के कल्याण के लिए अच्छा से काम करेगा तो इन लोग का रेपुटेशन बनेगा, ठीक है। कोई भी बड़ा कॉलेज ले लीजिए, जैसे जेवियर, बहुत नाम लेते हैं आप लोग, उसका एक रेपुटेशन है, एक ब्रांड, वो रेपुटेशन है, गुडविल है, तो अच्छा सा रिजल्ट दे रहा है, इसलिए उसका नाम है। गॉस्नर कॉलेज अच्छा नाम दे रहा है, अच्छा सर्विस दे रहा है ना। तो ये जो सर्विस दे रहे हैं, जो रिजल्ट दे रहे हैं, इसलिए ये सब जाने जाते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में आते हैं ना। आपका जो गॉस्नर कॉलेज हो गया, जेवियर कॉलेज हो गया, ये सब रिनॉन कॉलेज है ना। अच्छे सर्विस देने के कारण इनका रेपुटेशन है, गुडविल है। नेक्स्ट, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब ये जो 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 इनका जो अकाउंटिंग होगा, तो उनका जो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर कौन होगा, ध्यान दीजिएगा। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो इसका इनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, इसके यूजर कौन होंगे? तो द यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर्स। जो जो कंट्रीब्यूटरी हैं, जिन्होंने पैसा दिया है, जिन्होंने फंड दिया है, वही इसके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर होंगे। एज वेल एज स्टैट्यूटरी बॉडी, हो सकता है कि ऑडिट पर्पज से जो कुछ जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, वो भी इसके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर होंगे। फिर से कह रहे हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर कौन होंगे? तो प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कंट्रीब्यूटरीज, जो जिन्होंने पैसा लगाया है, कंट्रीब्यूटर्स, एज वेल एज दी स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो ये सब इसके, ये लोग इसके ये जो इनका जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसके यूजर हैं। तो ये 5-6 फीचर्स को हमने रखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स को। नंबर 1 इज सर्विस, नंबर 2 इज मेंबर्स, देन मैनेजमेंट। सर्विस क्या है? तो सर्विस मोटिव होता है। मेंबर्स कौन होता है भाई? तो जान ही अभी बता दिए, इसके जो सब्सक्राइबर्स होंगे वही मेंबर होंगे। मैनेजमेंट कौन होगा? तो मैनेजिंग कमेटी चलाएगा इसको। सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट, टीटीसी। रेपुटेशन क्या है? तो अच्छा सर्विस देकर के रेपुटेशन बनाते हैं, गुडविल बनाते हैं। और यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन होगा भाई? तो प्रेजेंट एंड पोटेंशियल जो कंट्रीब्यूटर्स होंगे और जो स्टैट्यूटरी बॉडी हो सकते हैं साथ साथ। तो अभी तक हम लोग देखें, क्या देखें कि मीनिंग क्या है आपका नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें। आइए बात को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं ना, हम इसको देखिए 2 भागों में बांटे हैं, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। जिन संस्थाओं का मकसद प्रॉफिट कमाना हो, जिन ऑर्गेनाइजेशंस का मकसद प्रॉफिट कमाना हो, उसको प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। और जिन ऑर्गेनाइजेशंस का मकसद सर्विस देना है, प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि सर्विस देना है, उसको नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। एक एक हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि आखिर ये जो डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर है, जानना चाहिए। आपसे पूछ सकता है कोई कि क्या अंतर है, 5-6 अंतर बताइए। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करें दोनों में अंतर। सबसे पहले देखेंगे बेसिस ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन का आधार क्या है, किस आधार पे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो सबसे पहला है 1 नंबर में मीनिंग। कहता है कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, एक लीगल एंटिटी है विच ऑपरेट्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए चलता है, ऑपरेट होता है। फॉर द ऑनर, प्रॉफिट किसके लिए? ऑनर के लिए। इज नोन एज इज नोन एज फॉर प्रॉफिट और फॉर ऑर्गेनाइजेशन। बात को समझिए। लीगल, एक लीगल एंटिटी है
which operates for profit, which operates for earning profit for the owner, जिसका जो क्यों ऑपरेट हो रहा है, तो ऑनर के लिए, लाभ कमाने के लिए, इज नोन एज फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक ना, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है जिनका मकसद लाभ कमाना है, सीधा सीधा सिंपल शब्दों में। अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ लीगल एंटिटी, ये भी लीगल एंटिटी है, विच ऑपरेट्स फॉर सर्विसिंग या फॉर सर्विंग द सोसाइटी एज ए होल, समाज को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये एस्टेब्लिश होता है। ये भी एक लीगल एंटिटी है, ये भी लीगल एंटिटी है, ये भी लीगल एंटिटी है। इसका मकसद लाभ कमाना, इसका मकसद क्या है, सर्विस। मोटो, तो मोटो क्या हो गया, तो जान ही रहे, प्रॉफिट मोटो है और इसका सर्विस मोटो है। नंबर 3 में क्या है भाई, तो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा, ये जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप हो, एकाकी व्यापार हो, पार्टनरशिप फॉर्म के रूप में हो सकता है, कंपनी के रूप में हो सकता है। और ये जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, क्लब हो गया, ट्रस्ट हो गया, पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गया, सोसाइटीज हो गया, धर्मशाला हो गया, है ना, ये सब जो है आपका क्या है, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ये सब जो भी है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन है ना। चौथा, मैनेजमेंट, ये जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैनेजमेंट किनके हाथ में होगा, तो सोल प्रोप्राइटर्स के हाथ में होगा, पार्टनर्स के हाथ में होगा, या डायरेक्टर्स के हाथ में होगा, जैसा भी केस हो। और ये जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, इनका मैनेजमेंट किनके हाथ में होगा, ट्रस्टीज के हाथ में होगा, या कमिटीज के हाथ में होगा, या गवर्निंग बॉडीज के हाथ में होगा। जैसे कि कॉलेज वगैरह जो है, जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, इनका जो मैनेजमेंट होता है ना, गवर्निंग बॉडी के हाथ में होता है। जैसे कि जेवियर हो गया, गॉस्नर हो गया, ये सब का जो मैनेजमेंट है वो गवर्निंग बॉडी के हाथ में रहता है। नंबर 5, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, तो जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इनका क्या है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होगा, तो सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज, गुड्स बेचें या सर्विस बेचें। और इनका क्या है, डोनेशन है, सब्सक्रिप्शन है, मेंबरशिप फी है, ईटीसी, और भी बहुत कुछ हो सकता है, सब बताएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। नंबर 6, कमेंस्ड थ्रू, कैसे, शुरुआत कैसे होगा, तो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर, मतलब कोई भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत जो होती है वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन से होगा। कौन मिलाएगा, तो ओनर, जो मालिक है। और इसकी शुरुआत कैसे होगी, तो फंड्स फ्रॉम डोनेशंस, सब्सक्रिप्शंस, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सो ऑन, और भी कुछ हो सकता है, ईटीसी, है ना। इनकी शुरुआत जो मेंबर्स होते हैं ना, वो मेंबरशिप फी से हो सकता है, डोनेशन से हो सकता है, गवर्नमेंट ग्रांट से हो सकता है, सब्सक्रिप्शन से हो सकता है ना, इनकी शुरुआत। नंबर 7, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो ट्रेडिंग पीएल, ये जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें आएगा इनकम स्टेटमेंट, इसमें आएगा बैलेंस शीट, या एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 3 चीज आता है। ये जो इनकम स्टेटमेंट है, याद कीजिए, हम पहले पढ़ा रहे थे आप लोग को, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, ये सब उसी को इनकम स्टेटमेंट कह रहा है ना, और बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें सबसे पहला आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, 2 नंबर में आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और 3 नंबर में आता है बैलेंस शीट। ठीक ना, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का इनकम स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो हो गया, और इसका क्या हो गया, रिसीट, पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। नंबर 8, मनी अर्नड ओवर एंड अबव, ये जो प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। याद कीजिए, आप 11th क्लास में जो फाइनल अकाउंट पढ़े हैं, जो भी प्रॉफिट होता था, आप क्या लिखते थे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और इसमें जो प्रॉफिट होगा ना, जो सरप्लस होगा, प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करते, सरप्लस बोलते हैं, उसको हम कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये एक छोटा सा 7-8 पॉइंट का एक डिफरेंस बताए हम आपको, कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर होता है। बात समझ में आ गई होगी, आसान, एकदम सिंपल सरल शब्दों में बात कर रहे हैं। आइए हम लोग बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इस चैप्टर का, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये जो एक डायग्राम, एक क्या कह लें इसको हम, एक पिक्चर जो अभी दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको एकदम हमेशा पॉकेट में रखिएगा। ये आपको हमेशा, इस चैप्टर का मतलब कि क्या है, एकदम मूल मंत्र है।
पूरा एनपीओ चैप्टर इसी डायग्राम पे बेस्ड है। अगर ये डायग्राम आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, और नहीं तो मुश्किल हो सकता है आप लोगों को, है ना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। हमने बहुत मुश्किल से इसको मतलब कि कोशिश की है आसान तरीके से बनाने का, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। आइए इसको समझने का प्रयास करें। आप अपने आप को मान लें कि एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। हम लोग एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, एकदम बढ़िया से आराम से समझिए। हम लोग एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और हम ही लोग उसके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो भी ट्रांजेक्शन होगा, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आखिर ट्रांजेक्शन तो होगा ना, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, ट्रांजेक्शन्स तो होना तय है। तो जो भी ट्रांजेक्शन होगा, ये ट्रांजेक्शन्स के नेचर को पहचानना बहुत जरूरी है। ट्रांजेक्शन्स किस नेचर का है? हम ट्रांजेक्शन्स को दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन, और दूसरा होता है रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन। समझिएगा, कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन और एक क्या हो गया, रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन, ठीक है। कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन किसको कहेंगे? एकदम सिंपल शब्दों में, तो वैसा लेन देन जो बार बार ना हो। मतलब एक बार अगर कोई ट्रांजेक्शन हो गया तो वो लंबे समय के लिए ना हो, उसको हम कहेंगे कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन। मतलब फ्रीक्वेंटली जो जो ट्रांजेक्शन है उसका नेचर अगर फ्रीक्वेंटली ना हो, मतलब एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा, लंबे समय तक नहीं होगा। जैसे समझिए ना, जैसे कि हम मान लीजिए कि लैंड परचेज किए, बिल्डिंग बनाए, है ना, हम फर्नीचर खरीदे, क्या ये सब रोज काम होगा? नहीं होगा। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन। वैसा ट्रांजेक्शन जो बार बार ना हो, जो नॉन रेकरिंग नेचर का हो, उसको हम क्या कह रहे हैं? कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन। ठीक इसी के इसके अपोजिट साइड देखिए, रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन किसको कहेंगे? तो वैसा ट्रांजेक्शन जो बार बार हो। मतलब अगर ट्रांजेक्शन्स का नेचर रिकरिंग स्वभाव का है, जो एक साल में कई बार हो जाए, जो फ्रीक्वेंट होता है, हर महीना होता है, उसको हम कहेंगे रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन्स। जैसे स्टाफ को सैलरी देना है, सैलरी हर महीना देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीना देंगे। तो ये सब जो ट्रांजेक्शन होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ये सब रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन होगा। अगर ट्रांजेक्शन्स का नेचर नॉन रेकरिंग नेचर का है तो उसको बोलेंगे कैपिटल नेचर का। अगर रेकरिंग नेचर का है, जो बार बार हो, उसको बोलेंगे रेवेन्यू नेचर का। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब आइए, ये जो कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है, इसको भी हम दो कैटेगरी में बांटे हुए, ध्यान दीजिएगा। एक हो गया आपका कैपिटल नेचर का रिसिप्ट, और एक हो गया कैपिटल नेचर का पेमेंट्स। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन्स को हम दो कैटेगरी में बांट दिए, कैपिटल नेचर का रिसिप्ट और कैपिटल नेचर का पेमेंट्स। अब ये जो कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है, ये क्या है भाई? किसको कहेंगे कैपिटल नेचर का रिसिप्ट? तो वैसा सारा रिसिप्ट्स जो नॉन रेकरिंग नेचर का हो। फिर से कह रहे हैं, वैसा सारा रिसिप्ट्स जो नॉन रेकरिंग नेचर का हो। वैसे ऐसे ऐसे सारे रिसिप्ट्स को हम लाइबिलिटीज में ले जाते हैं। कहाँ पे ले जाते हैं? लाइबिलिटीज में। एग्जांपल समझिए, जैसे कि हम एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, और हुआ क्या कि एक व्यक्ति ना हम लोग को 20 लाख रुपए का डोनेशन दिया, बोला भाई कि एक फ्लोर आप और बना लीजिए। मान लीजिए हम लोग एक धर्मशाला चला रहे हैं, वो या कुछ भी है, और कोई आकर के हैवी डोनेशन दिया, और डोनेशन दे करके वो मकसद बता दिया, पर्पस बता दिया कि हम क्यों डोनेशन दे रहे हैं। तो क्या वो वैसा डोनेशन आपको बार बार मिलेगा? डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर फर्नीचर, बार बार ऐसा डोनेशन नहीं मिलेगा, और उस डोनेशन के पैसे को आप दूसरा यूज भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम कहेंगे कैपिटल नेचर का रिसिप्ट, और इस तरह का रिसिप्ट को हम कहाँ ले जाएंगे? लाइबिलिटीज में ले जाएंगे। क्लियर हो गया? आइए अब समझते हैं कैपिटल नेचर का पेमेंट। ये कैपिटल नेचर का पेमेंट किसको कहेंगे भाई? कैपिटल नेचर का पेमेंट आपको समझना है ना, तो इसको हम समझते हैं। कैपिटल नेचर का पेमेंट समझिए, वैसा पेमेंट, वैसा सारा पेमेंट
जो 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 नॉन रेकरिंग नेचर का हो, वैसा सारा पेमेंट पेमेंट जो क्या हो, नॉन रेकरिंग नेचर का हो, हम उसको कैपिटल नेचर का पेमेंट कहेंगे। और जितना भी कैपिटल नेचर का पेमेंट होगा वो सब का सब असेट्स में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? असेट्स में। जैसे पेमेंट फॉर फर्नीचर, फर्नीचर के लिए क्या आप रोज रोज पैसा देंगे? पेमेंट फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए रोज पैसा देंगे? कंप्यूटर परचेज, लैपटॉप परचेज, ये जो हम कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, क्या ऐसा काम आप रोज करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कैपिटल नेचर का ये पेमेंट है। वैसा सारा पेमेंट जो नॉन रेकरिंग नेचर का हो, और उसको हम लोग कहाँ ले जाते हैं? असेट्स में। तो ये जो कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है, कैपिटल नेचर का रिसिप्ट हो गया, कैपिटल नेचर का पेमेंट हो गया। रिसिप्ट को लायबिलिटीज कहेंगे, पेमेंट को असेट्स कहेंगे। तो ये देखिए, ये लायबिलिटीज और एसेट्स मिलकर के कहाँ आ गया? बैलेंस शीट में आ गया। लायबिलिटीज और एसेट्स कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इधर मूव करते हैं। रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन बता चुके हैं आपको। वैसा सारा ट्रांजेक्शन जो 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 क्या हो, रेकरिंग नेचर का हो। और इसको भी कितने कैटेगरी में बांट दिए हैं? 2। रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट, रेवेन्यू नेचर का पेमेंट। ठीक ना? तो आइए, रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट, वैसा सारा रिसिप्ट जो बार बार हो, जो रेकरिंग नेचर का हो, जो जो एक साल में कई बार हो जाए, मतलब बार बार आपको रिसिप्ट हो रहा है, तो हम उसको कहाँ ले जाते हैं? इनकम में। जैसे जैसे मान लीजिए कि हम लोग धर्मशाला चला रहे हैं या क्लब है, जो भी है, तो हॉल रेंट देखिए ना, जब जब आपका हॉल बुक होगा बार बार आएगा। हॉल रेंट हो गया, आपका एक सब्सक्रिप्शन वर्ड है, वो फ्रीक्वेंट रेगुलर इंटरवल पर मिलते रहता है। तो जिसके लिए बार बार हमको पैसा मिले, बार बार रिसिप्ट हो, वो इनकम होता है ना? ठीक इसका अपोजिट, वैसा सारा पेमेंट जो बार बार हो, जो रेकरिंग नेचर का पेमेंट हो, उसको हम रेवेन्यू नेचर का पेमेंट कहेंगे। और जो रेवेन्यू नेचर का पेमेंट है वो एक्सपेंडिचर में जाता है ना? ये रेवेन्यू नेचर का पेमेंट का एग्जांपल देखिए, जैसे कि स्टाफ को सैलरी दिए, जो वर्कर्स है उनको वेजेस दे दिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, ये सब क्या है? रेकरिंग नेचर का पेमेंट है। बार बार पैसा पेमेंट करते हैं, इसलिए कहा जाता है एक्सपेंडिचर में जाएगा। और इनकम और एक्सपेंडिचर जो है ना, ये मिल करके कहाँ जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक ना? तो देखिए, पहले 1 से ये 2 बना, फिर 2 से 2 बन गया, फिर वो छोटा हो गया, छोटा वापस वो फिर 2 एक बैलेंस शीट में आ गया, फिर ये दोनों इनकम एंड एक्सपेंडिचर मिलकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ गया। और अब देखिए सबसे कमाल की बात, ये बैलेंस शीट का आइटम हो या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आइटम हो, ये सब का सब रिसीट पेमेंट में आता है। ये रिसीट पेमेंट अकाउंट जो है ना, कमाल का है। ट्रांजेक्शन्स चाहे मतलब एक विशेषता क्या है रिसीट पेमेंट अकाउंट का, कि ट्रांजेक्शन्स चाहे किसी भी नेचर का हो, वो कैपिटल नेचर का हो या वो रेवेन्यू नेचर का हो, सब का सब रिसीट पेमेंट अकाउंट में आएगा। मतलब एक विशेषता हो गया इसका। ठीक ना? रिसीट पेमेंट अकाउंट का एक फीचर हो गया कि कैपिटल ट्रांजेक्शन चाहे किसी भी नेचर का हो, सब यहाँ पे आएगा। हाँ, कंडीशन क्या है? ये देखिए, ये ना मास्टर रिकॉर्ड है ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शंस। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शंस का एंट्री नहीं होता है। रिसीट पेमेंट अकाउंट को हम मास्टर रिकॉर्ड कहते हैं। किसका मास्टर रिकॉर्ड? तो ऑल कैश ट्रांजेक्शंस, जितने भी नगद लेन देन हैं, किसी भी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी आपका कैश ट्रांजेक्शन्स है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उसका रिसीट पेमेंट अकाउंट देख ले, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कितना उसका रिसिप्ट है, कितना उसका पेमेंट है। नगद में पैसा जो आया, जो पैसा गया, वो रिसीट पेमेंट अकाउंट से आपको मिल जाएगा, दिख जाएगा। ठीक ना? तो एक एक यहाँ से ट्रांजेक्शन देखिए, कैपिटल नेचर वाला बैलेंस शीट में जाएगा, रेवेन्यू नेचर वाला इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, और जो कैपिटल नेचर हो चाहे रेवेन्यू नेचर हो, सब का सब कहाँ आ जाएगा? रिसीट पेमेंट अकाउंट में। बस कंडीशन यही है कि ट्रांजेक्शन्स कैश में होना चाहिए, नगद होना चाहिए। तो उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। हम आप लोगों को आज अभी तक क्या बतलाए कि हमको क्या देगा, क्या करना है। 5 वैरायटी का क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। इसमें इस पेज में आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको अभी भूल गए हैं तो फिर से प्ले करके देखिएगा। फिर हम लोगों ने देखा
कि भाई ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन किसको कहेंगे, फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, फिर हम लोग जान लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दो भाग में बांटते हैं, प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग, और फिर उसके डिफरेंस को देख लिए। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का लेक्चर का जो हमारा जो पूरे जो समय गया है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू ये स्क्रीन है जो अभी आपके सामने है, ट्रांजैक्शंस का क्लासिफिकेशन को समझना बहुत जरूरी है। इसको अगर आप नहीं समझिएगा तो ये चैप्टर कभी भी आपको नहीं समझ में आएगा, एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेगा। इसको समझना बहुत जरूरी है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पैकेट में रखिए। और ये एक चीज नहीं दिख रहा, मैं स्क्रीन थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, अब देखिए ये दिख रहा है। अब स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको रख लें अपने पैकेट में। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। आप लोगों को लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे। नेक्स्ट लेक्चर में बात को हम आगे बढ़ाएंगे।